हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 पॉलिटिक्स चैप्टर 1, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं पावर शेयरिंग जो होती है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो पावर शेयरिंग इज अ पॉलिटिकल अरेंजमेंट इन विच डिफरेंट और अपोजिंग ग्रुप ऑल टेक पार्ट इन गवर्नमेंट टुगेदर। ठीक है, पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि दो अलग डिफरेंट मतलब अलग ग्रुप्स आपस में समझौता करके पावर शेयर कर ले और फिर एक साथ ये लोग क्या चलाए, गवर्नमेंट चलाए। ठीक है, अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया में क्या है, जो हिंदूज है एंड जो मुस्लिम्स है, ठीक है, वो दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन बना ले और फिर उसके बाद में आपस में पावर शेयर करके और फिर गवर्नमेंट चलाए। ऐसे करके इसको कहा जाता है पावर शेयरिंग। सो हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। अगर हम पावर को शेयर कर रहे हैं, शेयर करना मतलब डिवाइड करना, ठीक है, अगर हम पावर को डिवाइड कर रहे हैं इसका मतलब तो कंट्री तो वीक होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब आपको ये सोचना है कि शेयरिंग से कंट्री स्ट्रांग होती है कि वीक होती है। सो थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सोचना है। अगर हम केस स्टडी ऑफ बेल्जियम देखें ना, फिर आपको पता चलेगा कि पावर शेयरिंग से कंट्री स्ट्रांग होती है। कैसे स्ट्रांग होती है वो देखते हैं। केस स्टडी ऑफ बेल्जियम पढ़ते हैं। बेल्जियम कहाँ पे है? बेल्जियम है यूरोप। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, हमें सबको पता है ये तो। और बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है। इसका एरिया है ना, अपने जो हरियाणा है ना, अपने इंडिया का, उसके इक्वल तो इसका एरिया है और उससे जस्ट हाफ इसकी पॉपुलेशन है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन है, मतलब किस किस के साथ ये बाउंड्री शेयर करती है। इट शेयर बॉर्डर्स विथ फ्रांस, फ्रांस आपको पता ही है, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। फ्रांस के साथ ये शेयर करती है सदर्न बाउंड्री। नीदरलैंड्स जस्ट इसके नॉर्थ में है, जर्मनी इसके ईस्ट में और ये साउथ ईस्ट में। ठीक है, अब इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है, 1 करोड़ की पॉपुलेशन है इसकी, और जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन के जस्ट आधी है। ठीक है, नाउ इसका जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब अब अपन से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकता इसका एथनिक कंपोजिशन। ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं, अब सबसे पहले सोचने की बात तो ये है कि एथनिक मतलब क्या होता है। एथनिक का मतलब होता है अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, मतलब आपस में जिनके सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, आपस में जो एक ही कल्चर के लोग होते हैं ना, वो धीरे धीरे करके एक ग्रुप बना लेते हैं फिर अपना, है ना, और उसको फिर कहा जाता है एक एथनिक ग्रुप, जिनके सेंटिमेंट्स आपस में कैसे किस किस बेसिस पे जुड़े हो सकते हैं, लैंग्वेज बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे। तो ऐसे ग्रुप्स को हम कहते हैं एथनिक ग्रुप्स। लाइक हमारे एथनिक ग्रुप है, हिंदू हैं हम, फिर उसके बाद में मुस्लिम्स का अपना एक एथनिक ग्रुप होता है। ठीक है, सिख का अपना एक होता है, क्रिश्चियंस का अपना एक होता है, बौद्ध का अपना एक होता है एथनिक ग्रुप। ठीक है, जिनके इन सारे बेसिस पे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं उनको कहा जाता है एथनिक ग्रुप। अब बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन है, मतलब एथनिक ग्रुप का जो कंपोजिशन है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड है। वहाँ के 59% लोग तो बोलते हैं डच, मतलब यहाँ पे मेजोरिटी हो गई डच की। ठीक है, क्योंकि 59% है, मतलब फ्रेंच से तो 19% ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि फ्रेंच तो सिर्फ 40% लोग कहते हैं, 19% ज़्यादा, मतलब इनकी तो हो गई मेजॉरिटी, इनकी हो गई माइनॉरिटी। लेकिन एक मिनट, ये तो 99 ही हुआ, व्हाट अबाउट 1%? तो 1% लोग तो यहाँ पे बोलते हैं जर्मन, क्योंकि आपस में बाउंड्री पे तो शेयर कर रहे हैं। अगर हम ये बेल्जियम माने तो ये जर्मनी भी हुआ, ये नीदरलैंड हुआ और ये फ्रांस हुआ। ये जर्मनी थोड़ा बड़ा बना देता है ना।
तो अब यहाँ के लोग भी थोड़ा माइग्रेट होके बेल्जियम में आवाजाही तो करेंगे ही, है ना। तो इसीलिए 1% लोग वहाँ पे कहते हैं। अब इनकी तो सिर्फ ये तो 1% है, तो यहाँ पे तो इनकी तो सुपर माइनॉरिटी हो गई, है ना। अब सबसे पहले देखते हैं लोकेशन कहाँ है। तो इसको तो आप पहचानते होंगे, तो अपना प्यारा इंडिया हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से अगर हम इंडिया, अभी इंडिया में रह रहे हैं अपन, इंडिया से हम लोग जाए कहाँ पे, वेस्ट की साइड, ठीक है। तो हमें मिलेगा क्या, यूरोप, और यूरोप में ही क्या है, बेल्जियम है, ठीक है। तो आप देखना, थोड़ा जूम करते हैं और फिर देखते हैं कहाँ है बेल्जियम। तो ये छोटी सी कंट्री जो आपको ये दिख रही है ना, जहाँ पे पॉइंटर है वहाँ पे देखिए, ये है बेल्जियम, यहाँ पे लिखा हुआ भी है बेल्जियम, ठीक है। कहाँ है, यूरोप में। इंडिया से और ऐसे जाए वेस्ट की तरफ हम लोग, तो ये हमें बेल्जियम मिलेगा। ये फ्रांस हो गया, ये लक्समबर्ग, ये जर्मनी, ये नीदरलैंड्स, और ये नॉर्थ सी हो गया यहाँ पे, ठीक है। यूरोपियन मैप में देख लेते हैं विथ नेबरिंग कंट्रीज। तो ये हमारा बेल्जियम है ही, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रांस, ये हो गया लक्समबर्ग, ये जर्मनी, और ये नीदरलैंड्स। मतलब नीदरलैंड्स इसके साथ नदर्न बाउंड्री शेयर कर रहा है, जर्मनी इसके साथ ईस्टर्न बाउंड्री शेयर कर रहा है, और लक्समबर्ग इसके साथ कौन सी, साउथ ईस्टर्न बाउंड्री शेयर कर रहा है, और फ्रांस सदर्न बाउंड्री शेयर कर रहा है। और इसके वेस्ट में हम लोग देखें तो है नॉर्थ सी। अब लेट्स सी एथनिक कंपोजिशन। इसका एथनिक कंपोजिशन कहते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड था इसका, ठीक है। यहाँ पे जो येलोइश रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये रीजन है फ्लेमिश रीजन, ठीक है। इसको कहा जाता है फ्लेमिश रीजन। और ये जो नीचे वाला रीजन है इसको कहा जाता है वलून रीजन, ठीक है। फ्लेमिश रीजन में कौन रहता है, फ्लेमिश रीजन में बेसिकली रहते हैं डच, जो डच बोलते हैं ना जो लोग, वो रहते हैं। और वलून रीजन में रहते हैं फ्रेंच, जो लोग फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो ब्लू ब्लू सा एरिया दिख रहा है, ये 1% पॉपुलेशन जो जर्मन की थी वो है। हमसे ज़्यादा तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकता किसी का भी एथनिक कंपोजिशन, है ना, क्योंकि अपनी बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। ये आपको जो ऑरेंज ऑरेंज सा रीजन दिख रहा है, ये है ब्रुसेल्स, यहाँ की कैपिटल। मतलब जैसे अपने इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, वैसे ही बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद में ये इसका एथनिक कंपोजिशन हो गया। मतलब यहाँ 59% पॉपुलेशन रहती है किसकी, डच की। कहाँ पे रहती है, फ्लेमिश रीजन में। डच में डच स्पीकिंग पीपल कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में, ठीक है। और फ्रेंच स्पीकिंग ये 40% हो गई, ठीक है। यहाँ पे रहते हैं, इसको कहा जाता है वलून रीजन। यहाँ रहते हैं फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, ठीक है। और ये हो गए 1% जर्मन स्पीकिंग। इसका एथनिक कंपोजिशन आपको याद रखना है, और इन रीजन्स का नाम भी याद रखना है, आगे भी आएंगे इन रीजन्स के नाम, ठीक है। और हो सकता है आपसे कोई भी पूछ ले, तो बेसिक नॉलेज के लिए याद रखना चाहिए। आगे बढ़े तो केस स्टडी ऑफ बेल्जियम पढ़ें। तो हम देख सकते हैं, पहले हमने क्या देखा था कि 59% डच रहते हैं वहाँ पे, और 40% फ्रेंच रहते हैं, और 1% वहाँ पे जर्मन रहते हैं। ये तो हमने पूरी कंट्री की बात की थी, बेल्जियम पूरी कंट्री की, ठीक है। अब हम कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, जो हमने अभी पिछले मैप में डिस्कस की थी ना, ये ब्रुसेल्स, इसका एथनिक कंपोजिशन देखेंगे अब हम। तो इसका एथनिक कंपोजिशन कुछ ऐसा था, यहाँ के 20% लोग ही, टोटल पॉपुलेशन के सिर्फ 20% लोग यहाँ पे डच बोलते थे, और बाकी जो बचे वो फ्रेंच बोलते थे। मतलब जर्मन का यहाँ से तो रास्ता ही नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे
ये देखने की बात है। फ्रांस एक अच्छी कंट्री, इंटेलिजेंट कंट्री हुई, है ना, तो वहाँ के लोग भी कैसे होंगे, रिच एंड पावरफुल होंगे, है ना, कॉलोनीज भी थी फ्रांस की, तो ठीक है। तो फ्रेंच माइनॉरिटी थी लेकिन पावरफुल और रिच भी थी, ठीक है। नाउ अब देखिए, अब अगर डच जो है वो फ्रेंच को ऑप्रेस करते हैं पूरी कंट्री में, ठीक है, पूरी कंट्री में अगर फ्रेंच को ऑप्रेस करते हैं तो क्या होगा, तो जो फ्रेंच है फिर वो ऑप्रेस करेंगे किसको, डच को। कहाँ पे, ब्रुसेल्स में। क्यों, क्योंकि जो पूरे देश में माइनॉरिटी में है वो कैपिटल सिटी में मेजॉरिटी में है, और जो पूरे देश में मेजॉरिटी में है वो कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में है। तो इसीलिए डच को डर था कि अगर हम पूरी कंट्री में ऑप्रेस करेंगे तो फिर वहाँ के हमारे जो लोग हैं वहाँ को फिर फ्रेंच ऑप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट एक अपना वाला एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, अपने देश का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। ये मान लो हमारी न्यू दिल्ली, ठीक है, जस्ट इट्स फॉर एग्जाम्पल ओनली। अभी अपने देश में कौन ज़्यादा मेजॉरिटी में है, हिंदूज मेजॉरिटी में है, माइनॉरिटी में कौन है, मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है अभी, ठीक है ना। अब हम लोग कैपिटल सिटी के एग्जाम्पल ले, तो सपोज करो यहाँ पे तो हिंदूज रहते हैं और यहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं, विच मीन्स जो पूरे देश में माइनॉरिटी में है वो कैपिटल सिटी में क्या है, मेजॉरिटी में। पूरे देश में मेजॉरिटी में वो कैपिटल सिटी में क्या है, माइनॉरिटी में। सेम केस यहाँ का है। अगर हम ये ब्रुसेल्स माने, ठीक है, तो यहाँ ये तो डच स्पीकिंग है और ये फ्रेंच स्पीकिंग है। ये ब्रुसेल्स का एथनिक कंपोजिशन हो गया, ठीक है। अब ये लोग ना तो कोई सिविल वॉर चाहते थे और ना ही कुछ चाहते थे कि दंगे फसाद हो, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर सिविल वॉर होगी तो इकोनॉमी भी जाएगी, देश के लोग भी जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जाएगा। तो इसीलिए ये लोग कोई सिविल वॉर नहीं चाहते थे, बस ये चाहते थे कंट्री पीस और हार्मनी में रहे, ठीक है। तो इसलिए 1970 से 1993 के दौरान इन्होंने 4 टाइम्स अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया। अमेंड क्यों किया, जिससे हर ग्रुप के लोग एक दूसरे के साथ रह सके और एक ही कंट्री में रह सके। इसलिए इन्होंने 4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला अमेंडमेंट तो ये हुआ, जो डच स्पीकिंग पीपल हैं और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं, दोनों की सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों के मिनिस्टर्स की संख्या, मतलब नंबर ऑफ मिनिस्टर्स सेम रहेंगे। पहला अमेंडमेंट तो ऐसा हुआ कि ना तो तुम सरकार बनाओगे ना हम सरकार बना ले, दोनों मिलके और सरकार बनाते हैं। तो ये पावर शेयरिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा अमेंडमेंट क्या हुआ, दूसरा अमेंडमेंट ये हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट की जो कुछ पावर्स थी वो दे दी गई किसको, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स थी वो दे दी गई स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसकी पावर दे दी गई स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। और जिससे भाई तुम्हारे यहाँ डच स्पीकिंग ज़्यादा, तो तुम तुम्हारे हिसाब से लॉ बनाओ, हम हमारे हिसाब से लॉ बनाएंगे। तो इसलिए कुछ पावर दे दी गई, ठीक है। 2 स्टेट्स यहाँ पे कैसे हो गए, एक तो ये स्टेट हो गया, एक ये स्टेट हो गया, ठीक है। ये फ्लेमिश रीजन हो गया, ये वलून रीजन हो गया, है ना। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर उसके बाद में ब्रुसेल्स की एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई। ब्रुसेल्स क्या है, ब्रुसेल्स यहाँ की कैपिटल है, यहाँ इसकी एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई और दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंच मेजॉरिटी ज़्यादा थी, इसलिए ये बात कही गई कि एक काम करते हैं,
तुम अपने इतने मिनिस्टर लो, हम इतने मिनिस्टर लेते हैं, मतलब टोटल सीट का 50-50 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डच ने फ्रेंच की बात क्यों मानी? क्योंकि वहाँ पे फ्रेंच ने डच की बात मानी थी, इसीलिए आपस में इन्होंने पावर शेयरिंग करके और बढ़िया सी गवर्नमेंट चला ली। फिर उसके बाद में 4th अमेंडमेंट क्या हुआ, इन दोनों गवर्नमेंट्स के अलावा एक और कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जाएगी। उस कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम रहेगा कल्चर, हर एक लैंग्वेज ग्रुप के कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज को बचाने का काम रहेगा, जिससे किसी को भी ऑप्रेस ना किया जाए और किसी का भी कल्चर ना खोए, ठीक है। नहीं तो अगर डच चाहे तो जर्मन, डच और फ्रेंच चाहे तो जर्मन की स्पीकिंग पे कब्जा कर सकते हैं, लेकिन उनका भी ध्यान रखा गया और ऐसे करके फिर उन्होंने एक बढ़िया सी गवर्नमेंट बना ली और अच्छे से अपनी कंट्री चलाने लग गए। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था पावर शेयरिंग का, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये केस स्टडी खत्म होता है बेल्जियम का। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका हमारी सदर्न कंट्री है और डेवलपमेंट वाले चैप्टर में देखा था कि वो एक मतलब इंडिया से रैंकिंग में हाई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।